हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित प्रश्न बैंक में से अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। इस अध्याय में से 2 अंकों के अर्थात 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम इस अध्याय के पहले सही विकल्प से। लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वंशागति क्या होती है। वंशागति अभिलक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात माता पिता से संतति में संचरण वंशागति कहलाता है। अर्थात अगर लक्षण आनुवंशिक लक्षण अगर माता पिता से संतानों में जा रहे हैं तो उस घटना को हम वंशागति कहते हैं, तथा वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो आनुवंशिकता पर पहले कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, लेकिन सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस के कई सारे प्रयोग किए और अंत में उन्होंने आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें हम आनुवंशिकता का प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम, तृतीय नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इन नियमों के आधार पर आज भी मनुष्यों तथा अन्य जीवों में लक्षणों की वंशानुगति होती है। इसलिए आनुवंशिकता के सर्वाधिक प्रयोग और सबसे सही नियमों का प्रतिपादन किया सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इसलिए उन्हें हम आनुवंशिकता का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा लक्षणों की वंशागति के नियम प्रतिपादित किए ग्रेगर जॉन मेंडल ने। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। साथ ही साथ तीसरे प्रश्न का उत्तर भी हमें यहां पे मिल जाएगा। समझते हैं हम एक छोटे से चित्र के माध्यम से। यहां पर ह्यूमन कैरियोटाइप दिया गया है। यहां पर पुरुष और महिला के गुणसूत्रों को संरचना के द्वारा दिखाया गया है। अगर आप मानव के गुणसूत्रों को देखें तो मानव के शरीर की प्रत्येक कोशिका में कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े अर्थात 44 दैहिक गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम्स भी कहते हैं। ये शारीरिक लक्षणों जैसे रंग, रूप, कद, काठी, चेहरे की बनावट, आंखों और बालों के रंग इत्यादि का निर्धारण करते हैं। आप देखिए नीचे दोनों चित्रों में जो सर्कल बना हुआ है, गुणसूत्र के उस जोड़े को अलग कर दें तो बचे 22 जोड़े दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं, जबकि शेष एक जोड़ा, अंतिम जोड़ा 23वां जोड़ा जिसमें 2 गुणसूत्र होते हैं, उन्हें हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही अंतिम जोड़े के गुणसूत्र जन्म लेने वाली संतान के लिंग का निर्धारण करते हैं। गौर से देखें आप, महिला में अर्थात फीमेल में या स्त्रियों में अंतिम जोड़ा 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्रों का एक जैसा होता है, जिन्हें हम XX से दर्शाते हैं, जबकि पुरुषों में, आदमियों में 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्रों का, उसमें एक गुणसूत्र बड़ा और एक छोटा, जिन्हें हम X और Y से निरूपित करते हैं। तो हमें कुछ पता चल गया है कि जन्म लेने वाली संतान के लिंग का निर्धारण अंतिम जोड़े 23वें जोड़े लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। अगर लिंग गुणसूत्र दोनों गुणसूत्र XX हैं तो जन्म लेने वाली संतान लड़की, और अगर 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र X और Y है तो जन्म लेने वाली संतान लड़का होगी। तो एक प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा, आरएनए के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा या केंद्रक द्वारा। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर A, गुणसूत्रों के द्वारा। और वो भी कौन सा गुणसूत्र? 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र। प्रश्न क्रमांक 3, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र में पाया जाने वाला संयोजन है। अब स्त्रियों का, फीमेल का कैरियोटाइप देखें जो सीधे हाथ तरफ है, और उसका अंतिम 23वां जोड़ा जो सर्कल में बना हुआ उसे देखें, यही लिंग गुणसूत्र है। और मानव में महिलाओं का 23वां जोड़ा एक जैसा होता है, जिसे हम XX से निरूपित करते हैं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का संयोजन है XX, विकल्प नंबर A।
प्रश्न क्रमांक 4, मेंडल के प्रयोगों में वे जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, मेंडल ने मटर के पौधों पर आनुवंशिकता के प्रयोग किए और 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें से पहला नियम था प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 विरोधी लक्षणों वाले शुद्ध पौधों के मध्य संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। आप तो सबसे अच्छा है इस आरेख को देखें। यहां पर शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा लिया है जनकों के रूप में और उनके मध्य संकरण कराया गया है। ये जनक होते हैं। जनक हमेशा शुद्ध रूप में ही लिए जाते हैं। तो शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा, सबसे पहले उनमें युग्मक बनेंगे। युग्मक बनते वक्त जोड़ीदार गुणसूत्र या जीन्स या कारक एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अर्थात युग्मक में केवल एक ही जीन या कारक जाएगा। फिर युग्मकों के मध्य निषेचन होगा और बनेगी अगली पीढ़ी, जिसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं, की संतानें। तो F1 पीढ़ी की संतानों में कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है? गौर से देखिए, सारे पौधे संकर लंबे हैं। आप यहां नीचे भी देख सकते हैं, देखिए लंबा मटर का पौधा और बोना मटर का शुद्ध पौधा। जब हमने इनमें संकरण कराया तो हमें F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे मिले, जबकि F1 पीढ़ी में लंबा कारक भी है, लंबा जीन भी है और बोना जीन भी है। लेकिन लंबा वाला अपना लक्षण व्यक्त कर रहा है कैपिटल टी और बोना वाला स्मॉल टी जीन अपना लक्षण व्यक्त नहीं कर रहा है। तो यही तो प्रभाविता का नियम है कि F1 पीढ़ी में हमेशा एक ही जीन अपना लक्षण व्यक्त करता है, दूसरा नहीं करता। जो जीन अपना लक्षण व्यक्त करता है उसे हम प्रभावी जीन कहते हैं और उसके द्वारा व्यक्त होने वाले लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो मेंडल के प्रयोगों में वे जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं प्रभावी जीन कहलाते हैं। और याद रखिए, प्रभावी जीन को हमेशा हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। यहां है कैपिटल टी। लंबा कारक या लंबा लक्षण प्रभावी है बोने पर। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्न क्रमांक 5। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। अभी हमने देखा था, पुनः हम आपको वही चित्र दिखा रहे हैं, ह्यूमन कैरियोटाइप। तो लिंग गुणसूत्र की संख्या बताना है कितनी होती है। तो आप जानते हैं लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? सबसे आखिरी 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं कुल गुणसूत्र होते हैं ह्यूमन सेल में 23 जोड़ी अर्थात 46। तो हमसे कुल गुणसूत्र नहीं पूछे हैं। अगर मानव कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ऐसा प्रश्न आता तो हम लिखते 23 जोड़ी या 46। और गौर से देखें तो इसमें जो 22 जोड़ी हैं उन्हें हम देहिक गुणसूत्र कहते हैं। तो प्रश्न अगर पूछा जाता देहिक गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो हम लिखते 22 जोड़ी या 44। लेकिन प्रश्न है लिंग गुणसूत्र की संख्या। तो देखें आप, लिंग या लैंगिक गुणसूत्र 23वां जोड़ा अंतिम जोड़ा अर्थात एक जोड़ा ही होता है। तो लिंग गुणसूत्र की संख्या में आप लिखेंगे 1 जोड़ी या 2, सबसे अंतिम जोड़ा जो लिंग का निर्धारण करता है। प्रश्न क्रमांक, चलिए हम आ जाते हैं, हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। पहला प्रश्न है मनुष्य में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अभी मैंने दोहराया था, तुरंत हमारा उत्तर मिल गया। अलिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करती, अलिंग अर्थात दैहिक या इन्हें हम ऑटोसोम्स भी कहते हैं, इनकी संख्या है 22 जोड़ी या 44। मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? लैंगिक जो लिंग का निर्धारण करता है, अंतिम 23वां जोड़ा, तो उनकी संख्या होती है 1 जोड़ी या 2। नर में वे XY के द्वारा दिखाए जाते हैं, जबकि महिलाओं में वे या मादाओं में वे XX के द्वारा दिखाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, शरीर में DNA कहां पाया जाता है? इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 भी है, दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ये देखें कितना सुंदर चित्र है। यहां पहले एक कोशिका दिखाई गई है। कोशिका के अंदर केंद्रक न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र क्रोमोसोम्स और गुणसूत्र बने हुए हैं डीएनए के, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए कहां पाया जाता है? तो गौर करिए, डीएनए कहां पाया जाता है? डीएनए गुणसूत्र पर पाया जाता है।
गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। और केंद्रक कहां मिलता है? कोशिका के अंदर। साथ ही साथ डीएनए पर जीन्स भी पाए जाते हैं। ये देखिए, डीएनए तो बहुत बड़ा है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बनी एक वलयित संरचना है। इस डीएनए पर छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं जहां पर बनने वाले प्रोटीन के संकेत लिखे होते हैं। डीएनए के उन खंडों को ही हम जीन कहते हैं। अर्थात जीन क्या हुआ? डीएनए का वह खंड जिस पर बनने वाले प्रोटीन के संकेत लिखे हुए हैं, और यही प्रोटीन बाद में लक्षणों की अभिव्यक्ति करता है। यही प्रोटीन बाद में माता पिता के लक्षण संतानों में दिखाता है। तो हमें दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। शरीर में डीएनए कहां पर? तो पता चल गया, डीएनए कोशिका के अंदर केंद्रक में गुणसूत्र पर। ये लीजिए, आप केवल गुणसूत्र भी लिख देंगे तो आपका उत्तर सही है। जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? तो जीन देखिए, जीन डीएनए का छोटा खंड है जिस पर बनने वाले प्रोटीन के संकेत लिखे हैं। तो जीन कहां पर है? डीएनए पर। डीएनए कहां पर है? गुणसूत्र पर। गुणसूत्र कहां पर है? केंद्रक में। तो इस प्रश्न का उत्तर भी यही बन जाएगा। जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में, गुणसूत्र पर। तो लीजिए, हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले भी हमने एक प्रश्न देखा था कि वे लक्षण जो पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। उन लक्षणों को व्यक्त करने वाले जीन को हम प्रभावी जीन कहते हैं। हमेशा याद रखें, प्रभावी जीन को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। यहां पर कैपिटल टी अर्थात लंबा जो प्रभाव है वो बोने पर प्रभावी है। तो प्रभावी लक्षण किन्हें कहेंगे? प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षणों को हम प्रभावी लक्षण कहेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऐसे अन्य वीडियो को देखने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।